दोस्तों नमस्कार। मैं लोकेश डाकुर आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में फिर से हाजिर हूं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों हमने कल की क्लासेज में मूल अधिकार एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। मूल अधिकार का सामान्यतः अर्थ क्या है, भारतीय संविधान का भाग 3 आपका अनुच्छेद 12 से 35, इसके बारे में भी थोड़ी हमने बेसिक जानकारी ले ली थी। अगर मैं आपको क्लास से कनेक्ट करने का प्रयास करूं कल की से, तो आज की जो क्लास है ना, एक तो विशेष रूप से समानता के अधिकार जो आपको मिलेंगे अनुच्छेद 14 से 18 में, इसको लेकर विशेष फोकस रहेगा। दोस्तों कल की जो क्लास है ना, उसमें हमने एक तो मूल अधिकार का सामान्य अर्थ पढ़ लिया था। क्लियर है ना? मूल अधिकारों को आपने पढ़ा, प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार की भी संज्ञा हमने दी। अगर भारतीय संविधान की बात करें मूल अधिकारों के संबंध में, तो देखो भारतीय संविधान का भाग 3 है। एक तो ये बेसिक जानकारी आपको याद होनी चाहिए। दूसरा आपको याद होना चाहिए कि भारत में ये जो मूल अधिकार हैं ये हमने कहां से लिए, तो अमेरिका से लिए। क्लियर है दोस्तों? अमेरिका से लिए क्यों? क्योंकि देखो सर्वप्रथम अगर कोई देश, अगर वैश्विक परिदृश्य की हम बात करें, तो मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला कोई देश है ना, तो वो है साथियों, कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका से हमने भारतीय संविधान में मूल अधिकार ले लिए। बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। एक भी चीज आपकी मूल अधिकारों से रिलेटेड देखो बिल्कुल बेसिक लेवल से टॉप लेवल की तैयारी का मैंने आपको पहले से ही पहली क्लासेस से प्रॉमिस किया है। मैं आपको एक भी पॉइंट इस मूल अधिकार से रिलेटेड, आप खुद जब वीडियो देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि मूल अधिकार से एक पॉइंट आपका सिंगल पॉइंट रहने वाला नहीं है। क्लियर है? तो बेसिक जो जानकारी है मूल अधिकार से रिलेटेड, एक तो ये होनी चाहिए कि भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन है, अमेरिका से ले लिया। अगर अनुच्छेदों की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 12 से लेकर जो 35 है, ये अनुच्छेद 12 से 35 में आपको वर्णन मिलेगा मूल अधिकारों का। क्लियर है? भाग जो 3 है, इससे भी एक बहुत एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, मैग्ना कार्टा, कि भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ये हमने कल की भी क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास को मैं पिछली क्लास से कनेक्ट करके जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। कल की क्लास में हमने अनुच्छेद 12 और 13 दो अनुच्छेदों को भी डिस्कस किया। अनुच्छेद 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको? इसमें आपको राज्य की परिभाषा देखने को मिलेगी मित्रों, और इसमें 4 कैटेगरी बताई गई थी। एक केंद्र स्तर पर संघ सरकार जैसे, या आप कह सकते हो संसद भी कह सकते हो। राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल है। अगर मैं बात करूं तो कुछ जैसे नगरीय प्रशासन से रिलेटेड, पंचायती राज से प्रशासन से रिलेटेड, और कुछ बोर्ड या निगम जो राज्य द्वारा वित्त पोषित होते हैं। अब संयुक्त रूप से अगर राज्य को परिभाषित किया जाए दोस्तों, तो इसको आप कह सकते हो कि सरकारों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई पोषित जो संस्थान है, वो उसको समस्त को आप राज्य में परिभाषित कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि ये जो राज्य है ना, वर्तमान में आप देखते हो जैसे 28 राज्य हैं भारत में, तो ये उन राज्यों की बात नहीं करता है। अनुच्छेद 12 सरकारों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषित जो भी संस्थान है, वो सारे आपकी राज्य की परिभाषा की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? अनुच्छेद 13 को भी थोड़ा समझ लें। अनुच्छेद जो 13 है ना, वो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों है? क्यों होने वाला है इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों? तो अनुच्छेद 13 में आपको साथियों अल्पीकरण की विधियां। अल्पीकरण से तात्पर्य क्या है? अल्पीकरण से तात्पर्य है, देखिए, कि कोई भी विधि या कोई विधि का एक भाग या अधिनियम का कोई भाग, पार्ट, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, असंगत है, तो जो न्यायपालिका है वो न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद 13 जो है दोस्तों, वो अल्पीकरण या न्यायिक पुनरावलोकन से रिलेटेड है।
अब न्यायपालिका क्या करेगी, उसकी समीक्षा करेगी, क्लियर है, और समीक्षा करके उस भाग को असंगत घोषित कर सकती है, क्लियर है, अवैध घोषित कर सकती है। ये न्यायपालिका के पास पावर है। और इसमें मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, एक तो आपने पढ़ा था दोस्तों आच्छादन का सिद्धांत, है ना, क्लियर है, एक था इसमें पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ये भी था, और एक था दोस्तों अधित्याग का सिद्धांत। ये तीन सिद्धांतों पर डिटेल में हमने डिस्कस कर ली थी पिछली क्लास में, मूल अधिकारों, ये मूल अधिकार से रिलेटेड सेकंड क्लास है अपनी। ये हमने बेसिक जानकारी, जैसे अब होगा क्या, इसमें दो पार्ट आप कर सकते हो, इसके दो पार्टों में डिवाइडेशन कैसे है दोस्तों, तो दो पार्टों में डिवाइडेशन है ऐसे कि आप देखोगे, एक तो है संविधान लागू होने से पूर्व का, क्या है, संविधान लागू होने से पूर्व। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर कोई विधि जो संविधान लागू होने से पूर्व भारतीय संविधान में थी, अर्थात 1935 का भारत शासन अधिनियम आप पढ़ते हो, उसमें कोई वर्णित थी, है ना, ये मान लो आप, तो संविधान लागू हुआ, वर्तमान में भी आप देखते हो बहुत से ऐसे नियम कानून जो वर्तमान में भी चलते आ रहे हैं। अगर कोई विधि या कानून या विधि का कोई पार्ट, कानून का कोई भाग अगर संविधान लागू होने से पूर्व ऐसा था जो वर्तमान में मूल अधिकारों को असंगत है, असहज है, असंवैधानिक है, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसको क्या कर देगी, अवैध घोषित कर देगी, असंगत। अब दूसरा ये होता है संविधान लागू होने के बाद का, इसका संविधान लागू होने के बाद भी क्या कर सकती है, जो भी कानून संसद के द्वारा बनाए गए हैं या हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाए हैं, उनको भी असंगत घोषित कर सकती है, न्यायपालिका अनुच्छेद 13 कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा सा और पढ़ लें दोस्तों, एक प्रश्न और बनता है मूल अधिकारों से, तो वो बनेगा दोस्तों आपका, ये संख्या भी आपको याद रखनी है 7। मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में प्रश्न आता है, मूल संविधान में बहुत बेसिक प्रश्न है, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी, तो आपका आंसर होगा मित्रों 7। क्लियर है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो एक ये भी संख्या आपको याद रखनी है कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वो है 6। अब 6 जैसे ही हुआ है तो इसका मतलब एक आर्टिकल, एक जो अधिकार है वो कोई ना कोई हटा है। तो आप देखते हो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित, इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्लियर है साथियों। अब ये हटेगा तो कोई ना कोई संविधान संशोधन होगा, तो आपको याद रखना है 44वां संशोधन होगा, और 44वां संशोधन होगा दोस्तों 1978 में। ये क्लियर है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन होगा, और इसके द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया जाएगा। और एक आपको याद रखना है अनुच्छेद 300 ए, और अनुच्छेद 300 जो ए है इसमें इसको सामान्य कानूनी अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा और ये हट जाएगा। तो देखिए, समानता का अधिकार साथियों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, आप देखोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30, 31वां जो आर्टिकल है वो हट गया है, निश्चित कर दिया गया है। और बात करें अंतिम मूल अधिकार की, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रेट आप पढ़ने वाले हो, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 को। और दोस्तों यही वो अनुच्छेद 32 है जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी आत्मा की संज्ञा देते हैं। क्लियर है। देख लो इस स्लाइड से भी कितने प्रश्न क्लियर हो गए आपको। अब दोस्तों ये तो थे 7 मूल अधिकार, अब वर्तमान में रह गए अपने 6 मूल अधिकार। सॉरी ये नहीं है, इसकी जगह पे वर्तमान में 6वां जो मूल अधिकार है वो कौन सा है साथियों, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि ये जो अनुच्छेद 31 है ये तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। क्लियर है दोस्तों।
अब आज की क्लास मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, एक तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, एक सिंगल पॉइंट आपका मूल अधिकारों से रिलेटेड मिस नहीं होगा। दूसरा, ये जो आज की क्लास है ये समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक विशेष रूप से फोकस रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों समानता के अधिकार की ओर। समानता का अधिकार, पहला प्रश्न जो आपको एक समूह याद रखना है अनुच्छेदों का, वो समूह ये है कि अनुच्छेद 14 से 18 में आपको समानता का अधिकार देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखेंगे समानता के अधिकार के अंतर्गत एक एक आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 14 में आपको मिलेगा विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में है साथियों उपाधियों का अंत। चलते हैं पहले अनुच्छेद की ओर और आज की क्लास में पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, क्लियर है? अब विधि माने कानून, ये तो आपको भी पता है। सामान्य रूप से अगर मैं अनुच्छेद 14 को वर्णित करूं तो आपको इसका तात्पर्य लगे समझ में आएगा कि विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कानून के समक्ष सभी क्या हैं? समान है। यही तो कहना चाह रहा है आर्टिकल 14, यही है, समान है कानून के समक्ष। साथियों एक और बिंदु इसमें हम डिस्कस करेंगे, वो है विधि का समान संरक्षण। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस लेवल की, कोई पीसीएस लेवल की, किसी भी प्रकार की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, निम्न स्तर की हो या उच्चतम स्तर की आप तैयारी कर रहे हो, एक सिंगल पॉइंट आपका इस क्लास से मिस नहीं होगा। ठीक है? अब अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी को समान बता रहा है। अब विधि के समक्ष जो समता है अर्थात विधि का शासन, ये भी है। अब विधि का शासन का मतलब क्या है? शासन का मतलब है वह शासन या वह कानून या वह शासन प्रक्रिया जो एक विधि या कानून के द्वारा संचालित होती हो, न कि किसी व्यक्ति के द्वारा। यही तो अर्थ समझ में आएगा। ये जो विधि के शासन की शब्दावली है, इसको सर्वप्रथम एक विद्वान है, एक विचारक है, डायसी, इसने परिभाषित किया था विधि के शासन को। क्लियर है? अगर मैं इस विधि के समक्ष समता की बात करूं दोस्तों, तो जब हमने विधि के समक्ष समता, एक मिनट सॉरी, क्योंकि इसमें अभी डिफरेंस भी करने वाला हूं मैं दोनों में, तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझें। एक ब्लैक आर्टिकल जो 14 है दोस्तों, उसमें देखो एक तो मिलता है विधि के समक्ष समता, ठीक है, एक, और एक आपको एक अवधारणा देखने को मिलेगी, वो है विधि का समान संरक्षण। क्लियर है साथियों? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी है ना? अब दोनों में डिफरेंसेज क्या है ये आप देखें। ये दोनों आपको अनुच्छेद 14 में मिलेंगे। एक तो बात ये है विधि के समक्ष समता की, अभी हमने बात कर ली थी। विधि का जो शासन है उसको सर्वप्रथम अगर कोई विचारक है परिभाषित करने वाला, तो आपको याद रखना है डायसी बताएगा। जब हमने संविधान के स्रोत पढ़े थे तो हमने सबसे पहले एक स्रोत था विधि के समक्ष समता, तो पहला बिंदु निकल के आता है, इसको हमने ग्रहण किया था दोस्तों ब्रिटेन से। किससे ग्रहण कर लिया था? ब्रिटेन से कर लिया। अगर विधि के समान संरक्षण की बात करें तो विधि का समान संरक्षण हमने ले लिया अमेरिका से। दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आया? अगर प्रश्न आए कि विधि के समक्ष समता हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। अगर विधि का समान संरक्षण की बात करें एग्जामिनर, तो आपका आंसर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका हो जाएगा। अब एक्चुअल में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण है क्या? जैसे अभी मैं आपको बोलूं
कि विधि के समक्ष समता का मतलब ये होता है कि सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार, या ये कहूं कि सभी के साथ समान व्यवहार। क्लियर है? ये तो निकलेगा कि सभी के साथ समान व्यवहार हम कर रहे हैं, अर्थात हम कानून की नजर में सभी व्यक्ति हमारे यहाँ समान है। अब आप बात करो, जैसे अभी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आप देखोगे दोस्तों कि जो विकलांग है, महिला है, विधवा, परित्यक्ता, इनकी जो श्रेणियां बनाई जाएंगी आपकी काउंसलिंग में, आपसे पहले आपकी वरीयता कुछ भी क्यों ना हो, उनको पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। क्यों? यह है विधि का समान संरक्षण। इसका मतलब ये कहता है, एक मिनट, ये कहता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। और एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कोई एक विकलांग व्यक्ति है ना, उसके लिए हम सपोज करो, अब विकलांग व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से तेज भागेगा या पीछे रहेगा? बताओ, नॉर्मल सी बात है, वो तो आप सामान्य व्यक्ति की बराबरी कर नहीं सकता। तो फिर उसके साथ क्या किया जाएगा? उसके साथ किया जाएगा विधि का समान संरक्षण, जो हमारा भारतीय संविधान भी कहता है। अब ये विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण है क्या? तो दोस्तों ये जो है एक संकुचित या नकारात्मक अवधारणा है या नहीं? बताओ। बिल्कुल है। अब अगर विधि के समान संरक्षण की बात करें तो दोस्तों ये एक व्यापक और सकारात्मक अवधारणा है। और अब बात करें विधि के समक्ष समता की, तो आपको पता लग चुका है सभी के साथ समान व्यवहार, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हमारे भारतीय कानून में भी नहीं है, संविधान में भी नहीं है। विधि के समान संरक्षण की बात करें तो हाँ, परिस्थितियां समान है तो आप समान व्यवहार कर सकते हो, लेकिन अगर परिस्थितियों में किसी प्रकार का अंतर है तो फिर आपको समान व्यवहार नहीं करना है। यह है दोस्तों विधि का समान संरक्षण और यह है विधि के समक्ष समता, जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 वर्णित करता है। चलते हैं साथियों अगले अनुच्छेद की ओर, और यह है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में 5 कैटेगरियों, 5 के आधार पर, 5 बिंदुओं के आधार पर, आप अनुच्छेद 16 जब पढ़ोगे तो उसमें 5 की जगह 7 श्रेणियां हो जाएंगी भेदभाव वाली। और यहां से प्रश्न ये भी बनता है 5 कौन कौन सी है? धर्म 1, मूलवंश 2, जाति 3, लिंग 4 और जन्म स्थान 5। इनके आधार पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। इसका जवाब देखोगे, देखिए इसमें आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2) और आर्टिकल 15(3), ये तीनों आर्टिकल मूल संविधान में विद्यमान थे। अब वर्तमान में इसमें 15(4), 15(5) और 15(6) आपको देखने को मिलेंगे, जो कि संविधान संशोधनों के द्वारा समय काल और परिस्थिति के अनुसार जोड़े गए हैं। क्लियर है? आर्टिकल 15(1) देखेंगे आप कि धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल, और दोस्तों कौन सा है? जन्म स्थान है। इसके आधार पर जो भेदभाव है उस भेदभाव का निषेध है, आर्टिकल 15(1) कहता है। क्लियर है दोस्तों? निषेध हो गया। 15(2) कहेगा, 15(2) के अनुसार आप देखोगे, अनुच्छेद जो 15(2) है ये कहता है जो भी सार्वजनिक स्थान है, क्या है? सार्वजनिक स्थान, एक तो जैसे देखो होटल है, भोजनालय है ना, आप देखोगे जैसे स्नानागार है, कोई स्नान घाट है, जैसे
कोई कुआं है, कोई बावड़ी है आदि स्थानों पर प्रवेश को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बताता है दोस्तों अनुच्छेद 15। क्लियर है? अनुच्छेद 15 का 2। अनुच्छेद 15 जो 3 है ये पहले से विद्यमान था, और अनुच्छेद 15(3) कहता है दोस्तों क्या? बालकों तथा महिलाएं, बालकों तथा महिलाओं के लिए राज्य विशेष संरक्षण प्रदान कर सकता है या विशेष प्रावधान कर सकता है। तो राज्य विशेष संरक्षण प्रदान करेगा अनुच्छेद 15(3) के तहत, और जैसे ही वो विशेष संरक्षण प्रदान करेगा तो अनुच्छेद 15(1) और 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे महिलाओं को लें, अभी इसमें एक बात आई है, महिलाओं को प्रावधान किए जाएंगे। क्लियर है? तो आप अभी कहोगे कि सर ये बताओ सर, हमारा आर्टिकल 15(1) तो कहता है लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये तो भेदभाव कर रहा है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं ना, आर्टिकल 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए जो राज्य है वो विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष संरक्षण प्रदान कर सकता है, उसको 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये बताता है दोस्तों आर्टिकल 15(3). अब 3 इसमें और भी संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो बाद है वो आप देखोगे 15(4), अनुच्छेद 15(4). अब आप बता दो, जब मैंने अनुसूची बताई थी तो सबसे पहले एक प्रथम संविधान संशोधन बताया था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? तो वो होगा 1951 में। कब हुआ? 1951 में। क्लियर है? जैसे ही ये संविधान संशोधन होगा तो अगर अनुसूची की बात करें तो नवी अनुसूची जोड़ी जाएगी भू राजस्व और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए। लेकिन यहां भी आपको याद रखना है, ये जो अनुच्छेद है ये 15(4) ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखो, ये होगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, सांप्रदायिक आधार की अगर हम बात करें तो इस आधार पर एक जगह है मद्रास। कौन सी है? मद्रास। यहां एक बाद था, मद्रास बनाम चंपाकम तोराइजन। ये बाद आप पढ़ोगे और ये बाद आएगा दोस्तों 1951 में। एक्चुअल में यहां पर शैक्षणिक संस्थानों में सांप्रदायिक आधार पर मतलब जातिगत आधार पर प्रवेश दिया जा रहा था, ये बाद आएगा और इसमें उच्चतम न्यायालय एक अपना निर्णय देगा, और निर्णय देगा तो वो 3 कैटेगरियों में डिवाइडेशन करेगा कि ये जो आपका सांप्रदायिक आधार पर प्रवेश का तरीका है ना, ये सही नहीं है, इसको अनुचित ठहराया जाएगा और 3 कैटेगरी बनाई जाएंगी। 3 कैटेगरी हैं दोस्तों। पहली, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े, ठीक है, सोशल एंड एजुकेशनल। दूसरा, अनुसूचित जाति, और तीसरा है दोस्तों अनुसूचित जनजाति। इनके आधार पर आप शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा आर्टिकल 15(4) के द्वारा, ठीक है, प्रावधान किया गया। क्लियर है दोस्तों?
तो जो अनुच्छेद 15(4) है दोस्तों, वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा जाएगा और 3 कैटेगरियों के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद इसमें एक अनुच्छेद और जुड़ेगा, अनुच्छेद 15(5). इसकी भी कहानी समझ लो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार है, 2004 से 2014 तक रही है, पता है ना। इनके समय पर एक दिल्ली एम्स में आंदोलन होता है, आपको अगर थोड़ा याद हो तो सोचना, 2006 की 5 की बात है, और एक 93वां संविधान संशोधन होगा, 93 2005 में हुआ। एक्चुअल में ये जो आंदोलन था वो हो रहा था दोस्तों, हमारे जो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान थे, IIT IIM जैसे, इनमें किसी प्रकार का, जैसे ये 1951 में जब 15(4) जोड़ा, तो इनमें ये जो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान थे, इनमें प्रवेश को मतलब वो आरक्षण के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो ये 93वां संविधान संशोधन होगा 2005 में, और इसके द्वारा क्या करेंगे, जो बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, ठीक है साथियों, बड़े शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, आर्टिकल 15(5) के तहत, जिसमें आप IIT IIM जो भी देखते हो, इनमें प्रवेश को लेकर कैटेगरी वही बनाई जाएंगी। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान था, एक तो सामाजिक और शैक्षणिक, दूसरा था अनुसूचित जाति, और तीसरा था साथियों अनुसूचित जनजाति। यह है आपका आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 15(5), जिसमें आपको 3 कैटेगरियों के आधार पर भारत के बड़े बड़े जो शैक्षणिक संस्थान थे उनमें भी प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103वां संविधान संशोधन होगा दोस्तों, अनुच्छेद 15(6) जोड़ा जाएगा, और इसमें एक कैटेगरी और आएगी। 103वां संविधान संशोधन होगा, और इसके द्वारा दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े, EWS, आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग है, आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 15(6) मतलब 103वां संविधान संशोधन। अब अनुच्छेद 14 हमने पढ़ लिया, अनुच्छेद 15 हमने पढ़ लिया। 15(1), 2, 3 मूल संविधान में विद्यमान थे। 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा जाएगा। 15(5) को 93वें संविधान संशोधन होगा 2005 में, और 15(6) को साथियों EWS का जो प्रावधान करता है वो है 103वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जोड़ा जाएगा। ये थी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर। क्लियर है? तीनों के तीनों जो बाद में आर्टिकल थे 15(4), 5, 6, ये तो प्रवेश को लेकर है। आगे चल के आप 16 में पढ़ोगे तो वहां पर भी यही आर्टिकल आएंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंसेज क्या होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 16 पढ़ाऊंगा तब। चलते हैं अनुच्छेद 16 की ओर। अनुच्छेद 16 है दोस्तों, वो है लोक नियोजन, अर्थात सरकारी नौकरियों में आपकी अवसर की समानता। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद जो 16 है साथियों, वो क्या करेगा, वो करेगा लोक नियोजन, अर्थात सरकारी जो नौकरी है उन सरकारी नौकरियों में क्या करता है, प्रावधान करता है। सरकारी नौकरियों में प्रावधान करता है, ये करता है आर्टिकल 16। 16 में भी कई सब क्लॉज आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले तो एक कैटेगरी, वो आपको याद रखनी है, सॉरी इसमें क्लियर करते हैं पहले अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में आपको देखो, पहले जो अनुच्छेद 15 और 16 आर्टिकल है ना, दोनों में डिफरेंसेस समझ लो। ये भी आरक्षण का प्रावधान करेगा 16 भी, लेकिन ये करेगा सरकारी नौकरियों में, और वो आरक्षण का प्रावधान करेगा 15, वो करेगा दोस्तों शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर। एक डिफरेंसेज है, जब मैंने बताया था तो उसमें 5 श्रेणियों के आधार पर या 5 आधार बताए गए हैं, जिनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं है।
लेकिन यहां पर ये जो आधार है दोस्तों, ये 5 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, सॉरी, ये 5 से बढ़कर हो जाएंगे 7। क्लियर है? कितने हो जाएंगे? ये 5 से बढ़कर हो जाएंगे 7। अनुच्छेद जो 15 है उसमें तो 5 है, जैसे एक तो था धर्म, कौन सा था? धर्म। एक था मूल वंश, एक था लिंग, एक थी जाति और एक था जन्म स्थान। यही तो थे। ये 5 आधार पर आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे। ये तो था 15 में। अब ये 5 से बढ़कर आर्टिकल 16 में हो जाएंगे 7, जिसमें आप पढ़ते हो एक तो उद्भव के आधार पर अर्थात ओरिजिन के आधार पर, है ना, और दूसरा है साथियों निवास। निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में क्या करोगे आप? लोक नियोजन में सभी के साथ आपको क्या करनी है? अवसर की समता रखनी है। क्लियर है? ये आर्टिकल 16(1) है। कौन सा है? 16(1) है। 16(2) की अगर मैं बात करूं साथियों, तो जो 16(2) आर्टिकल है वो यही कहता है, ये 16(2) जो आर्टिकल है ये कहता है कि ये थोड़ा व्यापक है, थोड़ा सा समझ लो एक बार और डिटेल में। जैसे सबसे पहले मैं आपको 16(1) बताऊं। 16(1) आर्टिकल ये तो कहता है कि लोक नियोजन में आपको, लोक नियोजन में सभी को समान अवसर। क्लियर है? ये आर्टिकल 16(1). 16(2) की अगर बात करूं तो 16(2) आर्टिकल कहता है कि ये जो आर्टिकल है 16, ये अनुच्छेद 15 से थोड़ा व्यापक है। क्या है? व्यापक है। और व्यापक क्यों है? कि अनुच्छेद 15 में केवल 5 आधार बताए हैं जिनके स्थान पर आप कोई भेदभाव नहीं करोगे, लेकिन अनुच्छेद 16 2 और आधार बताता है उद्भव और निवास के आधार पर। लोक नियोजन में इसके आधार पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 16(2). अगर दोस्तों मैं बात करूं 16(3) की, अनुच्छेद 16(3). क्लियर है? वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, एक भी पॉइंट आपका सिंगल मतलब मिस नहीं रहेगा, होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप रिटन एग्जाम देंगे तो नोट्स बनाए आप इससे, है ना। आप RS मेंस भी आप इसके द्वारा लिखोगे, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सिंगल पॉइंट मैं आपका मिस नहीं करने वाला हूं, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कमेंट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। आर्टिकल 16 जो 3 है दोस्तों, वो कहता है राज्य निवास के आधार पर, निवास के आधार पर अलग से प्रावधान कर सकता है। कहने का तात्पर्य कि अनुच्छेद 16 जो 2 है ना दोस्तों, वो अनुच्छेद 16(2) कहता है क्या? 16(2) कहता है कि आप 5 आधार तो बताए अनुच्छेद 15 में, और अनुच्छेद 16 में बताए हैं 2 और आधार, ओरिजिन उद्भव के आधार पर और आपके निवास के आधार पर। लेकिन अनुच्छेद 16(3) में ये प्रावधान कर दिया कि आप 16(3) के द्वारा कोई विशेष कोई राज्य है वो अपने आवास या निवास के आधार पर अपने नागरिकों को विशेष प्राथमिकता का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 16(3). अब हम बात करें अनुच्छेद 16(4), यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, स्टार लगा लेना अनुच्छेद 16(4) को। आर्टिकल 16 जो 4 है दोस्तों, ये एक मिनट, अनुच्छेद 16(4) में क्या है देखो, कि जो राज्य है ना, किस आधार पर, अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो, जैसे कोई सरकारी नौकरी है उसमें किसी एक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, या सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से क्या है, पिछड़ा है, तो इस आधार पर क्या कर सकता है, प्रावधान कर सकता है।
16(4) के तहत। अब 16(4) में आप देखोगे, अब आपकी बात आएगी कि भाई प्रावधान कैसे करेगा, तो आपका एक अनुच्छेद है 340। क्या है? 340। इस अनुच्छेद 340 का राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रयोग किया जाएगा और राष्ट्रपति जी एक मंडल का गठन कर सकते हैं। क्लियर है? कोई मंडल का गठन करेंगे जो ये बताएगा कि भाई किस वर्ग का प्रतिनिधित्व उचित नहीं है। अब इसी में आप आगे चल के पढ़ते हो साथियों, सबसे पहले एक प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग आएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1953 में, और 1953 में आप पढ़ते हो काका कालेलकर। कौन सा है? काका कालेलकर आयोग, ये आएगा। इसके बाद में आपको पता है साथियों 1978 में एक द्वितीय सेकंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा इसी आर्टिकल 304 का प्रयोग करते हुए, और ये तो आप खूब पढ़ते हो, बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में है, गठन किया जाएगा 1978 में। 1979 में आपको सरकार भी याद होनी चाहिए, मोरारजी देसाई जी की सरकार है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, बीपी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1980 में। कब की? 1980 में। और तब तक मोरारजी देसाई जी की सरकार चली गई और प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी। और ये जो मंडल आयोग की सिफारिश है जिसमें इन्होंने 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने की योजना दी थी, इस आयोग की सिफारिशें धरी की धरी रह जाती हैं। क्लियर है? जैसे इंदिरा गांधी जी पीएम बनती हैं, लेकिन इसके बाद में आपको दोस्तों पता है 1990 में, कब? 1990 में किसकी सरकार बनती है? बीपी सिंह जी की सरकार बनती है। क्लियर है? जैसे ही बीपी सिंह जी की सरकार बनेगी और इस मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा। क्लियर है साथियों? बीपी मंडल आपको याद रखना है कि देखो ऐसा है, आर्टिकल 16(4) ये प्रावधान करता है कि अगर कोई भी वर्ग है जिसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर अगर उसको सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो सरकार ये प्रावधान करती है अनुच्छेद 340 के तहत एक मंडल का गठन किया जाएगा, राष्ट्रपति जी करेंगे, और वो एक ऐसा वर्ग बताएंगे कि भाई इस वर्ग को क्या है। अब उस वर्ग को बताने के लिए, चयन करने के लिए एक कमेटी बनेगी, और पहली बार कमेटी बनती है किसकी? काका कालेलकर जी। ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है। 1978 आते आते मोरारजी देसाई जी क्या करेंगे? बीपी मंडल की वो बनाते हैं, 1979 में बनेगा जनवरी में, और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा 1980 में। लेकिन तब तक मोरारजी देसाई जी की सरकार चली जाएगी, पीएम बन जाएंगी इंदिरा गांधी, और इनकी रिपोर्ट रह जाएगी धरी की धरी। पुनः फिर एक बार सरकार बनेगी बीपी सिंह जी की 1990 में, और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए 27% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। इसके बाद होगा क्या? एक बात आपको याद है इसी से, इंदिरा साहनी वाद। क्या है? इंदिरा साहनी वाद। और ये है दोस्तों 1992 पूछा भी जाता है खूब। देखो वादों को लेकर खूब आपको ये जो ईयर है ना, ये याद रख रहे हैं, क्योंकि इनको क्रम से भी पूछ लेता है कभी कभार। जैसे 4 वाद दे देगा और उनको कहेगा कि अब अवरोही लगाओ या आरोही लगाओ, तो आपको ये जो ईयर है ना वाद के, ये भी आपको याद रखने हैं कि कौन सा वाद किस ईयर से रिलेटेड है। जैसे आपको एक केशवानंद भारती वाद 1973 बिल्कुल याद है ना? इसकी डेट भी मैंने बताई थी आपको, कौन सी अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में 24 अप्रैल 1973। अब ये जो इंदिरा साहनी वाद है ना दोस्तों, इसमें क्या किया जाएगा? इससे रिलेटेड आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि ये अधिकतम 50% आरक्षण का प्रावधान करेगा। इसमें हाईकोर्ट 50% जो आरक्षण का प्रावधान है, यहां से एग्जामिनर ये प्रश्न खूब पूछता है कि जो रिजर्वेशन है उसकी लिमिट तय की जाती है, कितनी की जाती है साथियों? तो वो की जाएगी 50%, है ना? क्लियर है? ये इंदिरा साहनी वाद है 1992। अनुच्छेद 16 क्लियर है? अनुच्छेद 16 में आपने देखा लोक नियोजन में अफसर की समता। और इसके बाद साथियों चलते हैं अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद जो 17 है दोस्तों, अनुच्छेद 17, एक मिनट,
सॉरी, अनुच्छेद 17 आपको भली भांति याद है साथियों। अनुच्छेद 17 करता है अस्पृश्यता का या छुआछूत का निषेध। किसका? छुआछूत का निषेध। क्लियर है? छुआछूत का निषेध है, अस्पृश्यता का निषेध है। और इसके द्वारा साथियों एक आर्टिकल आता है 17 में ही कि संसद अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है और कोई कानून बना सकती है। तो आपको पता है 1955 आते आते और 1955 में एक विधेयक आता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसको पहले बोलते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। बाद में ये जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है ये 1955 है दोस्तों। इसमें संशोधन भी होगा 1976 में, फिर से इसमें संशोधन होगा। और आपको पता है इसमें आईपीसी की धाराओं के तहत क्या है, प्रावधान किए गए हैं, है ना। यह है आपका अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 18 की अगर बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 18 में मिलता है उपाधियों का अंत। अब उपाधियों के अंत में आप बात करो जैसे शिक्षा और सेना। शिक्षा और सेना से संबंधित इन उपाधियों के अलावा कहने का तात्पर्य मात्र 2 कैटेगरी हैं जिनकी आप उपाधि प्राप्त कर सकते हो। तो शिक्षा में या सेना में आपको केवल उपाधि प्राप्त करने का अधिकार है, अन्य कोई भी उपाधि है वो आप नहीं कर सकते हो। अगर विदेश से कोई उपाधि आपको लेनी है तो उसमें पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि भारतीय नागरिक ग्रहण नहीं कर सकता है। यह है अनुच्छेद 18। साथियों आज की क्लास में समानता के अधिकार को लेकर अनुच्छेद 14 से 18 तक हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। कल की क्लास में एक बार रिवाइज करा के समानता के अधिकार 19 से 22 को लेकर फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो हमारे टीम के लिए, मेरे लिए जो स्नेह और प्यार दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिस तरह से आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, मैं आशा करूंगा कि इसी तरह आप शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।